कल की बातें कर लेते हैं, थोड़ी सी जो पढ़ी थी कल हमने। जो था कुछ कॉन्सेप्ट लिया था कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, इनकम क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, ठीक है जी। फिर हमने साथ अक्रूवल कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, फिर मैचिंग को डिस्कस किया, फिर हमने मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, फिर रैशनैलिटी को डिस्कस किया, ठीक है। तो कुछ समझ आई आप लोगों को? पर्टिकुलरली जो लायबिलिटी की डेफिनेशन है वो आपको क्लियर हुई है? क्या मतलब होता है प्रेजेंट का? यानी हम कहते हैं कि लायबिलिटी में प्रेजेंट होना चाहिए, लायबिलिटी को प्रेजेंट होना चाहिए। व्हाट इज मेंट बाय प्रेजेंट? क्या होता है प्रेजेंट? करंट ऑब्लिगेशन होती है। और करंट हम कब लायबल होते हैं? नहीं बेटा, जब लायबिलिटी या तो सर्टन है, यानी इट इज क्रिस्टल क्लियर दिस इज माई लायबिलिटी। जैसे क्रेडिटर है, मैंने चीज़ें ली हुई हैं उससे, मैंने बैंक से लोन लिया हुआ, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, आप अभी कंफर्मेशन नहीं आई, बट योर पास्ट एक्सपीरियंस या प्रोफेशनल कौन है, लीगल एडवाइज़र, ही सेज ये तो आपको देने पड़ेंगे। कोर्ट जो है ना वो आपके फेवर में है ना। अगर आपने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कभी सुनी हो तो जो जज होता है ना वो बता रहा होता है कि भाईजान मैं तुम्हारा की करने जा रहा हूँ। अभी रिसेंटली अगर आप किसी भी कोर्ट की कभी प्रोसीडिंग्स नहीं सुनी आप लोगों ने, है नहीं सुनी? सुनने का आप तो सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल है बेटा। तो वो जज जो आगे से कमेंट कर रहा होता है या जो वो रिप्लाई दे रहा होता है या जो क्वेश्चन कर रहा होता है, उससे पता चल रहा होता है कि होना की है, ठीक है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो लॉयर है वो आपको बता देता है अगर कोई कोर्ट में केस है, क्या ख्याल है, तो वो आपको बता देगा ना कि कितने चांसेस हैं कि आप यू विल बी पेनलाइज्ड। तो अगर वो कहता है कि प्रोबेबल है, यानी मोर देन 50% चांस है कि आप तो गए, तो इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, करंटली लायबल है। ये इसलिए कह रहा हूं बेटा कि आपके कोर्स में ना 3 टॉपिक ऐसे हैं, अगर आपको डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी नहीं आती होगी ना, वो नहीं आने आपको, ठीक है। तो लायबिलिटी में क्या वर्ड जरूरी है? प्रेजेंट, यानी आई एम करंटली लायबल। करंटली लायबल कब होता हूं? जब सर्टन है कि मैंने ये पैसे देने हैं, या मेरी ऑब्लिगेशन बनने के चांसेस क्या हैं? मोर देन 50% है। तो फिर हम क्या कहते हैं? प्रोबेबल है। क्लियर हो गया पॉइंट कि नहीं हुआ? फिर उसमें दूसरा वर्ड क्या था? ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। ऑब्लिगेशन क्यों कब होती है? अवॉइड नहीं कर सकते रीजनेबल वे से। अवॉइड तो कर सकते, वो पैसे लेने आया होगा तो मैं नहीं देता, अवॉइड तो कर लिया आपने, लेकिन आया आपका रिलेशनशिप वही रहा है, तल्ला खराब हो गया है। यानी इसका मतलब ये कि अगर आप पेमेंट के अलावा उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे तो व्हाट विल हैपन? आपका रिलेशनशिप इफेक्ट हो जाए, उसको कहते हैं ऑब्लिगेशन। और इसके अंदर भी कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म है। लीगल ऑब्लिगेशन भी ऑब्लिगेशन है और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी ऑब्लिगेशन है। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या होती है? जो आपकी पास्ट प्रैक्टिस से, जैसे फर्ज करें एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी मोहल्ले में दुकान है, जब भी कोई डिससेटिस्फाइड कस्टमर आता है आप रिपेयर कर देते हैं, रिप्लेसमेंट कर देते हैं। पहले वो चीनी लेके गया था, वो कहता नहीं जी चीनी नहीं लेनी, मैं आते आलू लेना, आप दे देते हैं। तो ये क्या है? आपकी पास्ट प्रैक्टिस है एंड पीपल एक्सपेक्ट कि आप ऐसे ही करेंगे। आपने क्या किया है? एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी है किसके अंदर? कस्टमर के अंदर, काउंटर पार्टी के अंदर। ही बिलीव्स यू विल डू इन दिस वे। तो जो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है वो किससे जनरेट होती है? आपकी पास्ट प्रैक्टिस से जनरेट होती है। जैसे आपके पास्ट पेपर्स में IS 37 आपका टॉपिक है, वो सारा बेस ही इस कॉन्सेप्ट के ऊपर है। फर्ज करें जनाब आली ने कहीं फैक्ट्री लगाई हुई है और वो एनवायरनमेंट पोल्यूट कर रही है,
और आपने डिक्लेयर किया हुआ है, अपनी पॉलिसी अनाउंस की हुई है कि अगर सराउंडिंग एरिया ख़राब होगा तो हम इसको ठीक करेंगे, तो पीपल बिलीव यू विल डू दैट। अब ये कहाँ से जनरेट हो गई? आपकी पॉलिसी से, आपकी करंट अनाउंसमेंट से जनरेट हो गई। पीपल बिलीव यू विल परफॉर्म इन दिस वे। अगर आप नहीं करेंगे तो व्हाट विल हैपन? कोर्ट ऑफ लॉ तो नहीं है, बट जो लोग हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन थी कि आप ये करेंगे, वो क्या करेंगे? उनके साथ तलका ठीक रहेंगे आपके। तो इसलिए ऑब्लिगेशन तब होती है बेटा जब उसको हम रीजनेबल वे क्या है, ना भी करें तो लोग कहें अच्छा आदमी है। क्या ख्याल है? या जिनसे एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती, जैसे हमारे पॉलिटिशियन जो मर्जी कह रहे हो, आपको यकीन होता है ना नहीं करना। लेकिन अगर काउंटर पार्टी की वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गई, यानी ही बिलीव यस यू विल परफॉर्म, इसका मतलब क्या है कि अगर आप नहीं करेंगे तो व्हाट विल हैपन? इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। क्या कहते हैं? अच्छा, फिर इसके साथ एक होती है लीगल ऑब्लिगेशन। नहीं करेंगे ना, अगला बंदा ले जाएगा फिर कोर्ट में। बैंक से लोन लिया ना दे फिर वापस, क्या करता है वो? फौरन आपको बैंकिंग कोर्ट में ले जाता है, कुर्की करवा देता है आपके। कुर्की समझे क्या? बैंक नॉर्मली लोन देता है, उसके अगेंस्ट आपका एसेट लियन मार्क करता है, ठीक है ना? नहीं देंगे तो क्या करेगा? एसेट की कन्फिस्केशन करवाएगा आपसे फिर। तो वो कौन सी ऑब्लिगेशन है? लीगल ऑब्लिगेशन है, कंस्ट्रक्टिव नहीं है, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जा सकता है। क्रेडिटर को ना दे पैसे, आप ले जाएगा कोर्ट में आपको। इनकम टैक्स ना पे करे भला आप, आएगा तो छापे मार रहे हैं, उन्होंने जेल भी बना ली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, पकड़ के जाके ढक देते हैं उधर ही। क्या कौन सी ऑब्लिगेशन है? लीगल ऑब्लिगेशन। आप अभी चॉकलेट ले ना, उसके ऊपर सेल टैक्स लिखा हुआ, ना दे भला अभी। एक लिखी होती है प्राइस, नीचे का लिखा होता है, और आपने क्या देना होता है? टोटल। क्या है ना, नहीं देना मैं, क्योंकि देयर इज अ लॉ ऑफ द लैंड, यू कांट से कि मैंने नहीं देना। इसको सेक्शन 6 लग जाता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आपने जो है ना वो बगावत की है हुकूमत के खिलाफ। तो इसलिए कोई कहता है मैंने सेल टैक्स नहीं देना, क्या के देखे जरा। तो कौन सी ऑब्लिगेशन है? लीगल ऑब्लिगेशन। जनाब अली ने इशारा तोड़ा है, चलान हो गया, ना दें भला पैसे आप, ठीक है ना? घर से आगे लेकर टक भी देते हैं, 6 महीने कैद है उसकी सजा, पैसे लहदा लेंगे आपसे। कानून पढ़ लें थोड़ा सा। तो दूसरा वर्ड क्या है? वो खुदा के बंदो बोलना शुरू कर दो। अकाउंटेंट अगर बोलता ना वो अकाउंटेंट नहीं होता। सबसे ज्यादा जो दफ्तर में बोल रहा होता ना, किसी भी दफ्तर में जाकर देख लीजिएगा, वो कौन बंदा होता है? कौन रौला पाया उन्होंने, वो यार तुमने पैसे ले लिए थे, तुमने बिल नहीं दिया, ठीक है ना? यार बैंक से तुम बैंक स्टेटमेंट नहीं लेके आए, ये चेक किसने इशू किया था, ये मेरा बैंक रिकनसाइल नहीं है। रौला कौन पा रहा है? अकाउंटेंट। और आप चुप करके बैठे हो, हाथ दे वैसे। दूसरा वर्ड क्या है? यानी देयर इज ए प्रेजेंट, देयर इज ए ऑब्लिगेशन। थर्ड वर्ड क्या है? नहीं, पास्ट इवेंट। लायबिलिटी कभी फ्यूचर से जनरेट नहीं होती। घर से निकले, अभी हेलमेट पहना नहीं है और कहा कि मैं आज इशारा तोड़ूंगा, और चलान जमा कराने नहीं जा सकते आप। यू हैव टू इशारा तोड़े जरा पहले, फिर आपको चलान होगा, ठीक है? अगर आपकी कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी जनरेट हो रही है तो यू हैव क्रिएटेड ए वैलिड एक्सपेक्टेशन। एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर आया था, जनाब अली ने उसको रिप्लेसमेंट दे दी है तो अगले पार्टी की अगले जो दूसरा बंदा था वो ही कहेगा भाई ना जमील साहब ने तुम दे देना वापस, मेरे भी पैसे वापस आओ। एक्सपेक्टेशन क्रिएट होगी ना। तो यू हैव डन समथिंग इन द पास्ट इवेंट, तो लीगल इवेंट हो या कंस्ट्रक्टिव इवेंट हो, that always in the past, and then there is a liability, then there is an obligation. आधी बात समझ के नहीं आ गई। And the last point is expected outflow, यानी probable chance है कि आपको ही पैसे देने पड़ेंगे।
किसी और को नहीं, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट। तो अगर ये चारों चीज़ें हो जाएं तो फिर क्या बनती है? लायबिलिटी। ऐसे पढ़ना है, पढ़ते नहीं हैं आप ऐसे वैसे। अकाउंटिंग इज वेरी लॉजिकल, आप इसको रट्टे लगा के आए है ना, काम खराब है। समझ आ रही है उनके? नहीं आ रही? आ गई? ठीक। लें जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमने आपको कहा था कि हम आज आपको लीगल जो फ्रेमवर्क है पाकिस्तान के अंदर, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर करता है, उसके बारे में हमने बात करनी है। स्टार्ट करें जी बात। कोई बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको कल ना क्लियर हुआ हो। रैशनल क्या होता है, मटीरियलिटी क्या होता है, अक्रूवल क्या होता है, मैचिंग क्या होता है, क्लियर है? पूछ लूँ फिर? हूँ देख लो, जल्दी से बता दें क्या क्लियर नहीं है। रैशनल क्या है? कि उसका जो डिसीजन मेकर है ना, उसका डिसीजन हमेशा इकोनॉमिक रियलिटी के ऊपर बेस करता है। और इकोनॉमिक रियलिटी क्या है कि इस रिलेशनशिप से मेरा बेनिफिट या मेरा एक्सपेक्टेड लॉस क्या है, यानी वो प्रॉफिट और लॉसेस की बेसिस के ऊपर फैसले करता है, रिस्क और रिवॉर्ड की बेसिस के ऊपर फैसले करता है, उसको कहते हैं रैशनल। ठीक है ना? और कोई बात? मटीरियलिटी। मटीरियलिटी देखें, जो डिसीजन है, मुझे बताएं, चलें एग्जाम्पल, माशाल्लाह आप भी इस फेज से गुजरते हैं, रोज़ गुजरते हैं। कुछ चीज़ें आपके लिए इममटीरियल होती हैं। दोस्त ने कहा कि चाय का कप पिला दो, आपने देखा कितने 20 रुपये लगेंगे, 30 रुपये, ओके यार पी लो, ठीक है जी। आपके डिसीजन मेकिंग में उसकी मॉनेटरी इम्पैक्ट आया ना। अगर वो कहे कि लीटर पेट्रोल पवा दे, फौरन आपके जहन में आएगा यार तो 150 रुपया, ठीक है ना, है नहीं कम, ठीक। तो क्या आपने अपने डिसीजन को किस चीज़ पे बेस किया है? मॉनेटरी इम्पैक्ट पे बेस किया है। तो सम टाइम मटीरियलिटी जो होती है वो मॉनेटरी इम्पैक्ट के ऊपर बेस करती है। लेकिन 150 रुपया आपके लिए मटीरियल है, लेकिन उस बंदे के लिए जिसकी 1 लाख रुपया इनकम है, जिसकी फ़र्ज करें 1 मिलियन इनकम है एक महीने की, उसके लिए ये मटीरियल होगा। इसलिए हमने कहा कि मटीरियलिटी जो है वो सर्कमस्टांसेस के साथ होती है। यार मुझे बताएं, OGDCL है, उसकी बैलेंस शीट का जो फुटिंग है ना नीचे, वो कोई तकरीबन मेरा ख्याल है 200-250 अरब रुपए की है। 1000 बिलियन से ज़्यादा उसका रेवेन्यू होता है। उसकी बैलेंस शीट में आप 150 रुपये की बात करें, चीप भी नहीं है, मतलब शायद ये चीप, इसके लिए चीप भी वर्ड नहीं होगा, इट्स नथिंग फॉर दैट। तो क्या हुआ? मटीरियलिटी लेवल OGDCL का और आपका सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिसीजन मेकिंग जब OGDCL की बैलेंस शीट पे हो रही होगी तो हो सकता है हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ रुपीस जो होगा वो मटीरियल होगा। और भाई जो 1000 अरब से ज़्यादा की सेल कर रहा है, हिसाब ला लो फिर, ठीक है ना? क्या आ रही बात समझ के? कोई नहीं आ रही। तो मटीरियलिटी जो है वो जज होती है सर्कमस्टांसेस से। लेकिन यही अगर फ़र्ज़ करें हम बात कर लें, एक छोटी कंपनी है, उसमें मिलियन रुपीस भी होगा, वो बहुत मैटर कर रहा होगा, इधर उधर हो गया तो अब मैंने डिसीजन मेकिंग OGDCL से रिलेटेड करनी है या मैंने डिसीजन मेकिंग एक XYZ ABC से रिलेटेड करनी है, तो ज़ाहिर है उन दोनों कंपनी के जो सर्कमस्टांसेस होंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर हमने कहा कि मटीरियलिटी इंपॉर्टेंट बाय नेचर होती है। कुछ रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना? सब्सिडरी अपनी पेरेंट के साथ ट्रांजैक्शन करे या इन्वेस्टर अपनी एसोसिएटेड कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करे, ये ट्रांजैक्शन की अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये किसके साथ ट्रांजैक्शन की है
अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन की है। ये इंफॉर्मेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, मटेरियल है, कि ये दोनों का रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपके कोर्स में है IFRS 8, आपके कोर्स में ही है, हाँ आपके कोर्स में IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट। ठीक है ना, वहाँ पे हम क्यों उसका रेवेन्यू डिसएग्रीगेट करके दिखाते हैं कि इस ऑपरेटिंग सेगमेंट का रेवेन्यू इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है। क्यों? वहाँ पे इंफॉर्मेशन मटेरियल हो जाती है बाय नेचर, बिकॉज देयर आर डिफरेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स अटैच विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। ठीक है, तो सर्कमस्टांसेस जो होते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, नेचर भी इम्पॉर्टेंट है, और मॉनेटरी इम्पैक्ट भी इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि मटीरियलिटी जो है वो एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव जानते हैं क्या होता है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं पढ़ी हुई आप लोग? कोई नहीं पढ़ी? रिलेटिव का मतलब ये है बेटा कि एक अमाउंट एक कंपनी के लिए मटेरियल है, वो दूसरे के लिए मटेरियल नहीं है, रिलेटिव है। इसी को सर्कमस्टांसेस कहते हैं। ठीक है जी, और कोई बात? चला आगे लाइट का नहीं आई भाई तो होते ऐसे चला दो ना यार। जी चलें आगे जी, नेक्स्ट कोई और चीज़। देखिए ऐसे चले जाएंगे ना फ़ायदा नहीं होगा, क्लास के अंदर डिस्कशन करें। IFRS आते ही डिस्कशन से हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप तहिया कर लेंगे, हमने नहीं सीख रहे, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन इसके बगैर गुजारा नहीं है। इस प्रोफेशन में सरवाइव करेंगे विद IFRS, अदरवाइज हालात फिर पतले ही रहने जो कि हैं आपके। बेटा आप भी कोई सवाल पूछे? सवाल के लिए क्या जरूरी होता है? खुद पढ़ना। पढ़ेंगे तो सवाल आएगा नहीं ज़हन में। यहाँ क्लास में आए, एक घंटा मेरी गप्पे शप्पे सुनी, चले गए। ठीक है जी, घर जाके फिर आपने नेट पे सारे नेट सर्फिंग। आजकल बच्चे आते हैं ना आर्टिकल्स के लिए इंटरव्यू देने, तो हॉबीज़ में लिखा होता है नेट सर्फिंग। ठीक है जी, बेटा रियलिटी कुछ और है। ठीक है, क्लास के अंदर वोकल हो जाए, वॉल्यूम बढ़ा लें अपना, तब बात समझ आनी, अदरवाइज कोई नहीं आनी। क्या ख्याल है जी? मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर मैं घर लेके चला गया हूँ तो क्या कर लूँगा भाई? अलमारी में भी तय दर तय दर तय वही चीज़ें होंगी ना। चलें आगे जी, नेक्स्ट कोई और चीज़। अब मैंने कल से आपसे पूछना शुरू कर देना सवाल, फिर जो पढ़ा रहे हैं। ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपसे नहीं पूछना। सोच के बैठे क्लास के अंदर। लें जी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पाकिस्तान में क्या है? बस एक मिनट जी, मैं ज़रा ये आपकी टीचर असिस्टेंट है। ठीक है जी, इनसे ज़रूर आप रब्ता रखा करें। ठीक है बेटा, आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया इनको? कहाँ बैठते हैं बेटा, मुझे बताएं, मैं बता देता हूँ इनको। ये बेटा टीए रूम में बैठते हैं। ठीक है, कोई भी अगर आपको जो है वो क्वेश्चन पूछना हो, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके जी, जब हम पाकिस्तान में बात करते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम पढ़ रहे हैं फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं उनका फ्रेमवर्क क्या है। और जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप्स की बात नहीं कर रहा, मैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिज़नेस जो है उसकी बात कर रहा हूँ कि जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिज़नेस है उसके लिए पाकिस्तान में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है। क्योंकि आपका जो कोर्स है सारे का सारा FAR 2 का इज़ बेस्ड ऑन कंपनी फॉर्म ऑफ बिज़नेस, ये कंपनी फॉर्म ऑफ बिज़नेस के ऊपर बेस्ड है। तो इसलिए जब पाकिस्तान में बात करेंगे बेटा तो 3 ऐसे अदारे हैं जो कि पाकिस्तान में
कंपनीज़ की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके लिए रेगुलेशंस प्रोवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं SECP, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, और इसके साथ कंपनीज एक्ट 2017, एक तो ये है, ठीक है जी। उसके बाद जो है हमारे अपना इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, ICAP, ठीक है जी। और तीसरा जो अदारा है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है जी। तो ये तीन जो हैं, जो बैंकिंग कंपनीज़ हैं या जो NBFIs होते हैं, उनके लिए रेगुलेशंस जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी देता है, ठीक है जी। लेकिन मेनली जो है वो SECP है, कंपनीज एक्ट 2017 है। तो दीज आर द थ्री यू कैन से मेन रेगुलेटर्स जो कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनती हैं उनको रेगुलेट करते हैं। और फिर ज़ाहिर है कि जब हम ICAP की बात कर रहे हैं तो ICAP जो है बेसिकली जो है ICAP जो है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है उसने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पब्लिश किए होते हैं, या IAS हैं या IFRS हैं या IFRICs हैं या SICs हैं, उनको पाकिस्तान के अंदर जब इम्प्लीमेंट होना होता है तो उसके अंदर एक तरह का फैसिलिटेटर का रोल जो होता है वो प्ले कर रहा होता है। यानी बेसिकली ICAP जो है इन कोऑर्डिनेशन विद द SECP जो है पाकिस्तान के अंदर IFRS की जो अडॉप्शन है उस प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहा होता है, ठीक है। यानी ICAP जो है वो कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ICAP इज़ ओनली द रेगुलेटरी बॉडी फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है जी। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए वो रेगुलेटरी बॉडी है कि उन्होंने अगर फर्ज करें कोई ओपिनियन देनी है तो उसको वो रेगुलेट करता है, ठीक है। या अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन कर रहे हैं तो ज़रा उसके ऊपर वो सर्टन क्राइटेरियाज लगाता है। बट इसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो मेन रोल है वो ये है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की अकाउंटिंग रेगुलेशंस हैं, यानी IFRS हैं, SICs हैं, IFRICs हैं, IAS हैं, उन्होंने अगर पाकिस्तान में अडॉप्ट होना है तो ICAP जो है वो एक फैसिलिटेटर का रोल, क्योंकि ICAP जो है वो चूँकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बॉडी है तो टेक्निकल जो आप कह लें एक तरह की फैसिलिटेशन होती है वो ICAP प्रोवाइड कर रहा होता है टू द SECP। लेकिन अगर हम बात करें तो ये कंपनीज एक्ट 2017 जो है बेसिकली इट्स अ रेगुलेशन, और इसी के अंदर जो है वो रिक्वायर किया जाता है कंपनीज़ को कि आपने कौन सी अकाउंटिंग रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। यानी ICAP जो है वो कंपनीज़ को रिक्वायर नहीं करता कि आप ये काम करें या ये करें, नहीं। ICAP जो है वो सिर्फ फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है, और जो रेगुलेशंस हैं यानी किस कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किन लॉज एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली बनानी है वो सारी की सारी SECP या कंपनीज एक्ट जो है ये रिक्वायर करता है। और इसमें इसी तरह जो कंपनीज एक्ट का स्केड्यूल 3 है, जो स्केड्यूल 3 है बेसिकली ये रिक्वायर कर रहा होता है कि किस टाइप ऑफ कंपनी के ऊपर कौन सी रेगुलेशंस जो होंगी वो अप्लाई होंगी, जो कि आज हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, देन SECP जो है इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि SECP का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखें, नॉर्मली अगर आप देखें तो कंपनीज फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर जो है मैनेजमेंट किसी और के पास होती है, और जो शेयर्स होते हैं या जो कैपिटल इन्वेस्टेड होता है वो किसी और का होता है, ऐसे ही। तो बेसिकली जो वन ऑफ द मेजर यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है वो शेयर होल्डर ही होता है, क्लियर। इसी तरह जो कंपनीज होती हैं वो बड़ी हैवी किस्म की बोरिंग कर रही होती हैं, तो जो लेंडर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो नॉर्मली जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बड़े यूज़र्स में आते हैं, ठीक है। इसीलिए जो SECP है उसको एक दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि उसने ऐसी अकाउंटिंग रेगुलेशंस पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवानी है जिससे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने तो वो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़र्स को प्रोवाइड करे, ताकि यूज़र्स जो हैं उसको अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ कर सकें। तो बेसिकली SECP का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि टू इंट्रोड्यूस दोज रेगुलेशंस इन पाकिस्तान विच विल रिजल्ट इन the financial statements of the companies will be more relevant, more reliable
and more understandable to the users of financial statements. Do you know the qualities of financial statements? Qualities of financial statement जानते हैं आप क्या होनी चाहिए? Very good. Very good. Okay. Very good. Very good. क्वालिटीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दो तरह की क्वालिटीज़ में डिवाइड करते हैं. एक होती है जिनको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वालिटीज़ और दूसरे को हम कहते हैं इनहेंस्ड क्वालिटीज़. फंडामेंटल क्वालिटीज़ जो हैं वो रेलेवेंस है और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है. ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं बेसिकली दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द मैनेजमेंट. तो कहा जा रहा है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्या होनी चाहिए? फेथफुल होनी चाहिए, फेथफुली रिप्रेजेंटेड होनी चाहिए. क्लियर. और इनहेंस्ड क्वालिटीज़ जो हैं वो ये चार है. एक को हम कंपेरेबिलिटी कहते हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी कहते हैं और उसके बाद वेरीफाइबिलिटी कहते हैं और फिर टाइमलीनेस कहते हैं. तो बेसिकली जब हम SSCP की बात करते हैं तो SSCP जो है वो पाकिस्तान में ऐसी अकाउंटिंग रेगुलेशंस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाना उसका ऑब्जेक्टिव है जिससे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ज़्यादा यूज़फुल हों फॉर द यूज़र्स. और दूसरा जो उसका बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि देयर इज़ ए रोबस्ट ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट्स इन पाकिस्तान. कैपिटल मार्केट्स कौन सी हैं? स्टॉक मार्केट. ठीक है जी. तो बेसिकली चूँकि SSCP जो है वो कंपनीज़ को भी डील कर रहा है और वो स्टॉक मार्केट यानी जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं चूँकि स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होती हैं तो वहाँ भी वो एक तरह की रेगुलेशंस दे रहा होता है. तो इसलिए जो SSCP का ऑब्जेक्टिव है वो है टू इंट्रोड्यूस हाई quality accounting regulations in the Pakistan to facilitate the proper decision making of the users of financial statement and to work for the robust growth of capital markets in the company. Do you know these qualities? पता है आपको? Relevance ये होती है कि जो accounting information है या जो financial statements हैं वो users की decision making के लिए conducive होनी चाहिए. और वो कब conducive होती है? Relevance कब आती है financial statements में? जब वो materiality concept पे बनती हैं, जब वो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट पे बनती हैं और उनके अंदर प्रेडिक्टरी क्वालिटी होती है और कन्फर्मेटरी क्वालिटी होती है तो हम कहते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं? वो रेलेवेंट है. लेकिन डिसीजन मेकिंग आपने किससे रिलेटेड करनी होती है? फ्यूचर से रिलेटेड. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेडिक्टरी क्वालिटी होनी चाहिए. कन्फर्मेटरी का मतलब क्या है? जो प्रीवियस आपने एस्टिमेट किए थे पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर बेस करके अगले साल में उनकी क्या आ रही होती है? कन्फर्मेशन आ रही होती है. तो देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रेलेवेंस तब आती है जब वो प्रेडिक्टरी भी हों और कन्फर्मेटरी भी हों और वो कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी पे बने तो तब हम कहते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या हैं? रेलेवेंट हैं. फेथफुल रिप्रेजेंटेशन तब आती है जब उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं. नंबर 1 वो न्यूट्रल होती है, नंबर 2 वो फेथफुली न्यूट्रल हैं, फ्री फ्रॉम बायसनेस हैं एंड वन थिंग इज़ ओके आई मिस दैट. फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में न्यूट्रल होनी चाहिए और फिर उसके बाद जो है वो फ्री फ्रॉम एरर यानी फ्री फ्रॉम बायसनेस, फ्री फ्रॉम एरर और न्यूट्रल. ठीक है जी. तो हम कहते हैं कि ये फेथफुली रिप्रेजेंटेड है. कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि देखें अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उनसे आपने डिसीजन मेकिंग करनी है तो नॉर्मली आप उसके ऊपर ट्रेंड एनालिसिस करते हैं. ट्रेंड का मतलब क्या होता है? पिछले साल को करंट ईयर से कंपेयर करते हैं तो आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं. तो ट्रेंड तभी आएगा अगर पिछले साल में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने फॉलो की हैं वही आपने करंट ईयर में यानी यू हैव बीन कंसिस्टेंट यानी आपने कंसिस्टेंसी को फॉलो किया है तो ओनली देन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी कंपेरेबल. दूसरी बात ये होती है कि आप अपने प्रीवियस ईयर को कंपेयर करके डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं और साथ आप क्या करते हैं? अपने कंपेटिटर जो होता है उससे कंपेयर करके डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं. तो इसलिए जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर कंपेरेबिलिटी तब आती है जब वो कंपेरेबल थ्रू टाइम हो यानी आपका करंट ईयर आपके पिछले सालों से कंपेरेबल हो और कंपेरेबल विद
कंपेटिटर्स यानी अदर्स हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कंपेरेबिलिटी की क्वालिटी है। अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो यूज़र्स के लिए अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी तब इन्हेंस होती है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आप जो बेसिस हैं वो प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रीहेंड करते हैं, यानी फेस पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसके नोट्स बनाते हैं, उसको डिसएग्रीगेट करके बताते हैं, तो उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो अंडरस्टैंडेबिलिटी है वो इन्हेंस हो जाती है। बट अंडरस्टैंडेबिलिटी डजंट मीन कि ये सबको अंडरस्टैंडेबल है। अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स कि जो लोग अकाउंटिंग का नॉलेज रखते हैं, दे हैव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, दे कैन अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वेरीफाइबिलिटी ये होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब वो मैनेजमेंट ने बनाई हैं तो उनके अंदर वेरीफाइबिलिटी क्वालिटी तब आती है जब आप कहते हैं कि अगर ये किसी थर्ड पार्टी को दी जाए तो आया जो थर्ड पार्टी है दैट विल आल्सो कम अप विद द सेम नंबर्स, आया वो भी सेम नंबर्स जो है वो उसके साथ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा या इन्हीं नंबर्स को जो है वो वेरीफाई करेगा। जैसे जो ऑडिट फंक्शन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, वो वेरीफाइबिलिटी होती है। ये जो ऑडिटर का रोल है, देख रहे हो इंडिपेंडेंट ऑडिटर, वर्ड का यूज़ होता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर। इंडिपेंडेंट ऑडिटर कौन होता है? जो थर्ड पार्टी है, और वो अपनी ओपिनियन में क्या कहता है कि जनाब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेस पे फिगर्स आ रही हैं ये अंडरलाइन रिकॉर्ड से आ रही हैं, मैंने भी देख ली है और इसके अंदर कोई मटीरियल एरर, ये है टोटल ऑडिटर्स रिपोर्ट का लुब्बे लबाब। क्लियर? और आखिरी चीज़ क्या है? टाइमलीनेस। टाइमलीनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कब आती है? जब वो विद इन ड्यू टाइम अपने यूज़र्स को प्रेजेंट कर दी जाती हैं। थिंक अबाउट के 2018 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको 2022 में मिले, व्हाट यू से? नथिंग, ठीक है ना। लेकिन इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पाकिस्तान में क्या होता है कि विद इन 4 मंथ्स अगर आपने एजीएम करनी है तो देन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने क्या करनी है, विद इन 4 मंथ्स एजीएम होगी, 21 डेज़ का एजीएम का नोटिस होगा, 7 डेज़ का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नोटिस होगा, तो तकरीबन आप कह लें कि सितंबर के आखिर पे ले लें अगर जून में आपका ईयर एंड हुआ है, या अक्टूबर के स्टार्ट में 5-6 तारीख तक, ठीक है ना। तो 120 डेज़ में आपने एजीएम करनी है, तो तकरीबन पीछे 21 और जमा 7 28 दिन पीछे आ जाएं, ठीक है ना। तकरीबन 90 दिन के अंदर अंदर आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने यूज़र्स को प्रेजेंट करनी है। क्लियर? तो ये टाइमलीनेस है, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन बहुत लेट हो जाएगी तो व्हाट विल हैपन, वो यूज़फुलनेस चीज़ ख़त्म हो जाएगी, और बहुत अर्ली आ जाएगी तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम है कि दैट मे इंक्लूड सर्टन एरर्स एंड ओमिशंस। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ड्यू टाइम में आप यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रोवाइड कर दें। तो ये 4 क्वालिटीज़ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एससीसीपी फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान में ऐसी अकाउंटिंग रेगुलेशंस को इंट्रोड्यूस करवाए जिससे जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा यूज़फुल हो जाए फॉर द यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और जो पाकिस्तान के अंदर कैपिटल मार्केट है उसकी रबस्ट ग्रोथ के लिए वो अपने सर्टन आप कह लें कि एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा, सर्टन मेजर्स ले, उसको हम कहते हैं कि ये एससीसीपी का पाकिस्तान के अंदर ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? आगे चलते हैं। एससीसीपी से अगर हम देखें तो आई कैप का रोल क्या है? आई कैप का रोल जो है वो ये है कि आई कैप जो है एज ए फैसिलिटेटर टू द एससीसीपी, पाकिस्तान के अंदर जो अकाउंटिंग रेगुलेशंस हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना, फिर उनकी जो एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट इश्यूज़ आ रहे होते हैं या प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उन इश्यूज़ को एड्रेस करना, और एससीसीपी को आप कह लें टाइमली इंफॉर्मेशन देना। दिस इज़ बेसिकली द रोल ऑफ आई कैप। यानी आई कैप जो है वो बेसिकली एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहा होता है कि पाकिस्तान में अकाउंटिंग रेगुलेशंस जो हैं उनको एससीसीपी ने इन्फोर्स करना होता है, बट एससीसीपी को जो टेक्निकल नॉलेज है या आप कह लें उस आईएफआरएस की इम्पैक्ट्स क्या हैं वो प्रॉपरली कन्वे करना टू द एससीसीपी। दिस इज़ बेसिकली द रोल ऑफ आई कैप। ये आई कैप का रोल है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है इसका रोल बेसिकली ये है कि जो बैंकिंग कंपनीज़ हैं या जो NBFIs हैं, ठीक है जी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए रेगुलेशंस जो होती हैं वो SBP स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देता है। तो इसीलिए जब भी पाकिस्तान में अकाउंटिंग रेगुलेशंस कोई भी इंट्रोड्यूस होनी है या चेंज होनी है तो इन तीनों का एक बोर्ड बन जाता है, एक कमेटी बन जाती है जिसमें तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और वो फिर रिकमेंडेशंस देते हैं ताकि
अगर वो बैंकिंग कंपनीज़ हैं, अदर देन बैंकिंग कंपनीज़ हैं, तो वो सब के लिए जो है एक ही फोरम से अकाउंटिंग रेगुलेशंस जो हैं वो इनिशिएट हो रही हूँ। तो दीज आर द 3 मेन रेगुलेटर्स जिनको हम पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से देखते हैं। ठीक है जनाब, आगे चलें थोड़ा सा। ओके, सब अगला जो एरिया है वो बेसिकली है कि पाकिस्तान में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कैसे अडॉप्ट होते हैं, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में प्रोसेस क्या है अडॉप्शन का। ओके जी, आई कैप के नीचे जो है एक बॉडी फॉर्मुलेटेड है जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, यानी ये पाकिस्तान का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। तो सबसे पहले कोई भी नया स्टैंडर्ड जो है अगर वो आता है तो उसके ऊपर जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ आई कैप जो है वो अपना वर्क स्टार्ट करता है। वर्क स्टार्ट करने का मतलब ये है कि उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करने की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर या जो डिफरेंट ऑलरेडी अकाउंटिंग हो रही है उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा, क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, उसके ऊपर वो एक काम स्टार्ट कर देता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ आई कैप जो है वो इसके ऊपर काम स्टार्ट करता है और वो आइडेंटिफाई करता है इश्यूज इन अडॉप्टिंग IFRS, कि अगर ये IFRS हम पाकिस्तान में अडॉप्ट करेंगे तो उसके क्या इश्यूज राइज हो सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव इश्यूज क्या हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आजकल अगर हम देखें तो 4 बड़े स्टैंडर्ड जो हैं वो रिसेंटली इशू हुए हैं और उनकी अंदर कुछ की तो अडॉप्शन हो गई है और कुछ इन प्रोसेस हैं। जैसे IFRS 15 है जो कि रेवेन्यू रिकग्निशन को डील करता है, वो पाकिस्तान में अडॉप्ट हो गया है। इसी तरह IFRS 16 है जो लीजेस को डील करता है और वो भी हमने अडॉप्ट कर लिया है। इसी तरह IFRS 9 है, उसको हमने पार्शली अडॉप्ट कर लिया है और पार्शली अभी वो रहता है। इसी तरह IFRS 17 है जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर है, वो अभी हमने अडॉप्ट नहीं किया। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ बोर्ड जो होता है वो उस स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो डिफरेंट इश्यूज प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है उसके ऊपर एक वर्क करता है, उसके ऊपर एक पेपर बनाता है जो कि इश्यूज होते हैं और वो इश्यूज क्या करेगा, फिर ज़ाहिर है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको वो कन्वे कर देता है। ठीक है जी, देन जब ये इश्यूज आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो देन इसका जो अडॉप्शन प्रोसेस है उसको वो एक तरह का इनिशिएट कर देता है। ठीक है जी, यानी वो रिकमेंड करता है SECP को कि हमें ये स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो इसके अंदर कौन सा पार्ट हमें अभी कर लेना चाहिए, कौन सा पार्ट हमें डिले कर देना चाहिए, किस डेट से हमें अप्लाई करना चाहिए। वो सारे जो अडॉप्शन के इश्यूज होते हैं वो सारे के सारे जो है उसको कन्वे कर देता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। जी, इसके अंदर जो मेन डॉक्यूमेंट होता है जिसको वो डिटर्मिन करता है वो होता है चेंजेस इन एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस, कि ये स्टैंडर्ड अडॉप्ट करने से हमें अपनी जो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग रेगुलेशंस हैं, यानी जो SECP ने डिफरेंट अकाउंटिंग रिलेटेड सर्कुलर्स या आप कह लें कि लॉज बनाए हुए हैं, उनके अंदर प्रोस्पेक्टिव चेंजेस क्या रिक्वायर्ड है, तो वो जो रेगुलेशंस में चेंजेस होती हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर देता है आई कैप का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के। आपको फ़लाँ काम करने पड़ेंगे अगर आप इस स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करते हैं तो। ओके जी, जब ये सारा काम हो जाता है तो नॉर्मली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के नीचे एक कमेटी बना दी जाती है
जो कि इस सारे प्रोसेस को ओवरसाइट कर रही होती है। उस कमेटी में ICAP के लोग होते हैं, SBP के लोग होते हैं और SECP के लोग होते हैं। और ये जो कमेटी होती है ये सारे जो इसके अफेयर्स होते हैं उसको मॉनिटर कर रही होती है। ओके जी, जब ये सारा कुछ इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाते हैं तो इसके बाद जो है फिर अडॉप्शन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, अडॉप्शन प्रोसेस स्टार्ट होने का मतलब ये है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है यानी डेट ऑफ अडॉप्शन जो है वो आप अनाउंस कर देते हैं जी कि फ़लाँ डेट से ये स्टैंडर्ड पाकिस्तान में अडॉप्ट हो जाएगा। और ये जो अडॉप्शन डेट होती है ना बेटा, ये आप नहीं कर सकते हैं, ऐसी ये ICAP नहीं करता। ये काम किसने करना होता है? SECP ने करना होता है। वो इसका कोई सर्कुलर दे देता है या जिस एक्ट में चेंजेस होती हैं वो इन्फॉर्म कर देता है एंड दैट्स इट। नॉर्मली जो है अडॉप्शन जो है वो एक डॉक्यूमेंट, इसको कहते हैं ऑफिशियल गज़ट, यानी ये गज़ट के अंदर जो है वो पब्लिश हो जाता है फिर। तो ये पाकिस्तान में अडॉप्शन प्रोसेस है कि जब आप कोई स्टैंडर्ड नया आएगा या अकाउंटिंग रेगुलेशन में चेंज आएगी तो उसको हमने कैसे करना है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ। नॉर्मली पाकिस्तान में ICAP के नीचे एक बॉडी बनी हुई है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो होता है वो क्या करता है कि जब भी कोई नया स्टैंडर्ड आता है, ठीक है जी, या कोई किसी स्टैंडर्ड में अमेंडमेंट आती है तो वो क्या करता है उससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस में कहाँ कहाँ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। जो प्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट आ सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर उसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको भिजवा देता है। नॉर्मली सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SBP और ICAP इन्होंने एक कमेटी बनाई होती है। तो जब ये इश्यूज़ हाईलाइट हो जाते हैं तो और SECP को इन्फॉर्म हो जाते हैं तो साथ ही ये कमेटी भी एक्टिवेट हो जाती है। और फिर ये कमेटी जो है उसके ऊपर सारे अडॉप्शन के प्रोसेस को जो होती है वो मॉनिटर कर रही होती है। और फिर इसकी जब सारे इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाते हैं, सब लोगों की कंसेंट आ जाती है, तो फिर उसकी एक अडॉप्शन डेट दे दी जाती है। और अडॉप्शन डेट के बाद जो है उसको गज़ट में पब्लिश कर दिया जाता है। तो देन ये जो IFRS है ये जस्ट लाइक ए लॉ, यानी आपके कंट्री में जैसे लॉ होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये एक लॉ बन जाता है कि अगर किसी कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है तो वो फिर उस IFRS या उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंसिडर करके बनाएगी। तो दिस इज़ बेसिकली द प्रोसेस इन पाकिस्तान जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। जी, इससे रिलेटेड बेटा कोई है क्वेश्चन आपका, बताएं। ओके, चलें आखिरी बात इसके साथ कि रेगुलेटर का होना क्यों ज़रूरी होता है, यानी अगर रेगुलेशन है तो रेगुलेटर का होना क्यों ज़रूरी है। यस, इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, यानी कोई ना कोई जो है वो वॉच डॉग के तौर पे एक्ट करे कि ये रेगुलेशन हमने पब्लिश कर दी है, आया ये रेगुलेशन जो है वो प्रॉपरली फॉलो भी हो रही है कि नहीं हो रही है। और ज़ाहिर है उसके लिए जो है एक वॉच डॉग यानी रेगुलेटर होना चाहिए। जैसे SECP जो है वो एक वॉच डॉग के तौर पे या रेगुलेटर के तौर पे एक्ट करता है। और ज़ाहिर है कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट SECP के साथ फ़ाइल करेंगे तो उसका जो टेक्निकल लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो एवेलुएट करेंगे कि आया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल IFRS इन पाकिस्तान हैं या नहीं हैं। ठीक है, कोई बात समझ आएगी, कोई नहीं आई है? कोई क्वेश्चन बेटा बताएं। नहीं, SPP जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है ना। और बेसिकली आप यूँ कह लें कि जो बैंकिंग कंपनी होती है ना वो रजिस्टर्ड तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ ही होती है। जैसे बाकी कंपनीज SECP के साथ रजिस्टर्ड होती हैं, बिल्कुल बैंकिंग कंपनी भी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ ही रजिस्टर्ड होती हैं।
बट उन्होंने अगर बैंकिंग ऑपरेशंस करने हैं पाकिस्तान के अंदर तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। और नॉर्मली जो होता है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब लाइसेंस उसको अवार्ड कर देता है तो वो अपनी नॉर्मल जो फाइलिंग होती है वो तो SECP के साथ कंटिन्यू करता है, बट उसके जो ऑपरेशनल अफेयर्स होते हैं ना, इन उसने कैसे परफॉर्म करना है, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनानी है, ये सारे जो काम होते हैं वो SBP रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है ना। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक सर्कुलर के ज़रिए उसको बताता है कि भाई आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली बनानी है। और नॉर्मली वो फॉर्मेट भी दे रहा होता है। अगर आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाएं तो जो बैंक्स हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स पड़े हुए हैं कि ये नोट आपने ऐसे बनाना है, ये इन्फॉर्मेशन पहले आनी चाहिए, ये बाद में आनी चाहिए। एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जी कोई और क्वेश्चन? जी क्वेश्चन पूछा करें, है बेटा, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो कैसे बात बनेगी? है ओके जी। दूसरा एरिया जो आज हमने डिस्कस करना था, ये तो पाकिस्तान में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। दूसरा एरिया जो हमने डिस्कस करना है वो बेसिकली है कि पाकिस्तान में जो कंपनीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं, उनके लिए जो डिफरेंट रेगुलेशंस हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो कभी आपने सुना है कि नहीं सुना? सुना है, ओके, वेरी गुड। लेंच तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट्स आपको आते हैं कि नहीं आते हैं? ठीक है, ओके बेटा। अगर हम बात करें पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज की, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज कौन सी होती हैं? ऐसी कंपनीज जिसमें पब्लिक एट लार्ज जो होती है या उनकी सर्विसेज का, उनकी प्रोडक्ट्स का यूज़र होता है, उसको हम पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज कहते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज जो होती हैं उनको हम फर्दर दो तरह की कंपनीज में डिवाइड करते हैं। एक तो बेटा है लिस्टेड कंपनीज और एक है नॉन लिस्टेड कंपनीज, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन्होंने किस स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है और फिर आया इनके ऊपर जो है वो IFRS या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या अप्लाई होंगे। एज फार एज द लिस्टेड कंपनीज आर कंसर्न, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं वो बेटा 4th स्केड्यूल इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे। यानी एक तो IFRS की रिक्वायरमेंट्स है ना, डिस्क्लोजर्स की, एक रिक्वायरमेंट्स हैं जो बेसिकली 4th स्केड्यूल के अंदर हैं कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इन एडिशन टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ये डिस्क्लोजर्स भी देने हैं, ठीक है। तो उसके लिए उसने 4th स्केड्यूल जो है वो आइडेंटिफाई किया हुआ है। और फिर बेटा इनके ऊपर IFRS, मेन IFRS जी, ठीक है, वो अप्लाई होते हैं। लेकिन अगर ये नॉन लिस्टेड कंपनीज हैं तो बेटा इनके ऊपर 5th स्केड्यूल एप्लीकेबल होता है, 5th स्केड्यूल एप्लीकेबल होगा और IFRS अप्लाई होंगे, ठीक है। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज, फिर हम क्या कहेंगे कि फिर देखेंगे कि ये लिस्टेड हैं या नॉन लिस्टेड हैं। अगर लिस्टेड हैं तो 4th स्केड्यूल एंड IFRS, और अगर नॉन लिस्टेड हैं तो 5th स्केड्यूल एंड IFRS, ठीक है जी। यानी अगर मैंने देखना है कि किस रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली मैंने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है तो आई हैव टू बेसिकली गो टू 3rd स्केड्यूल। ये 3rd स्केड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट, जिसके अंदर जाके मैं ये आइडेंटिफाई करूँगा, ठीक है जी। और ये रेगुलेशन कौन दे रहा है? SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ओके हो गया बेटा? ओके जी। अच्छा, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज में अगर हम जिक्र करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं, तो एक तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज कौन सी हैं? जिसमें नॉर्मली गवर्नमेंट जो है वो मेजर ओनर के तौर पे आती है
उसको हम पब्लिक सेक्टर कंपनीज कहते हैं, ठीक है जी। और दूसरी हैं पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज। कौन कौन सी होंगी? लेस्को, फेस्को, सुई नॉर्दर्न, सुई सॉर्दर्न, ठीक है जी। ये सारी कौन सी हैं? पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज। और तीसरी कंपनीज हैं जिनको हम शुगर कंपनीज कहते हैं, यानी ये जो शुगर मिल्स हैं ये भी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज हैं, ठीक है। और फिर एनी कंपनी जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह दे कि ये पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है, वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी बन जाएगी। तो प्राइमरीली कितनी कंपनीज हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज हैं? लिस्टेड तो सारी है ना, लिस्टेड तो सारी पब्लिक, वो बेशक गवर्नमेंट ओन्ड है या नहीं है, वो सारी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है। लेकिन जो नॉन लिस्टेड है वो कौन कौन सी हैं? पब्लिक सेक्टर और शुगर कंपनी। इन तीनों को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज है। गॉट इट? क्लियर हो रहा है जी? आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट एरिया आपके पास जो है वो है लार्ज साइज्ड कंपनीज। लार्ज साइज्ड कंपनीज जी। लार्ज साइज कंपनीज के अंदर पहले हम देख लेते हैं कि लार्ज साइज कंपनी जो है वो बेसिकली क्लासिफाई कैसे होती है। तो कल भी मैंने आपको 3 क्राइटेरियाज बताए थे, कोई बताएगा? जी, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्राइटेरिया। लार्ज साइज एंटिटीज़ जो हैं उनसे 3 में से कोई एक क्राइटेरिया मीट करना है। नंबर 1, उसका जो पेड अप कैपिटल है वो 200 मिलियन और मोर है। फिर और है, यानी 3 में से कोई एक कंडीशन मीट करनी है, सारी नहीं मीट करनी है। और वो क्या है कि उसके जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं 750 और मोर है, ठीक है जनाब। और फिर और उसका जो रेवेन्यू है ₹1 बिलियन और मोर। तो 3 में से कोई एक क्राइटेरिया भी मीट हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगी? लार्ज साइज एंटिटी बन जाएगी। तो बहुत दफ़ा पास पेपर्स में एग्जामिनर ने 1-2 नंबर का सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा होता है कि लार्ज साइज कंपनी कौन सी है। तो क्या क्राइटेरियाज है फिर? 3 क्राइटेरियाज हुए ना जी। क्या क्या? पेड अप कैपिटल, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, टर्नओवर। ये 3 क्राइटेरियाज हो गए और साथ उनकी फिगर्स आ गई कितना कितना होना चाहिए। ओके हो गया जी। अब आते हैं कि लार्ज साइज अगर एंटिटी है तो फिर उसके ऊपर कौन से रेगुलेशंस अप्लाई होंगे। तो लार्ज साइज कंपनी नॉन लिस्टेड, 5th स्केड्यूल एंड IFRS किसको फॉलो करेगी? 5th स्केड्यूल और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक हो गया जी। फिर है जनाब फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी बेटा हम उसको कहते हैं कि जो पाकिस्तान से बाहर कहीं रजिस्टर्ड है लेकिन उसने पाकिस्तान में अपनी ब्रांच खोली हुई है। क्लियर? बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं कि वो आके पाकिस्तान में अपनी ब्रांच रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। तो ऐसी फॉरेन कंपनी को लार्ज साइज कहेंगे। ये तो थी जी नॉन लिस्टेड कंपनीज। अब हम बात करते हैं फॉरेन कंपनी की। तो ऐसी फॉरेन कंपनी जिसका टर्नओवर जो है ₹1 बिलियन और मोर। देखें जरा, चेक करें, यही है 1 बिलियन। 1 बिलियन क्योंकि उसका कैपिटल का क्राइटेरिया नहीं हो सकता। क्यों बोला? वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं है। कहाँ रजिस्टर्ड है? बाहर। तो हमने ये देखना कि हमारे पाकिस्तान के अंदर उसका टर्नओवर कितना है। तो अगर उसका टर्नओवर पाकिस्तान के अंदर 1 बिलियन या इससे ज़्यादा है तो वो भी क्या बन जाएगी? लार्ज साइज कंपनी बन जाएगी। और बेटा उसके ऊपर भी आपने
5th स्केड्यूल लगाना है और IFRS लगाने हैं। ठीक है जी। तीसरी तरह की जो कंपनी होती है उसको कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 42 या 49 के अंडर रजिस्टर्ड होती है, उसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये भी लार्ज साइज कंपनी हो सकती है अगर इसका टर्नओवर जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंदर बेटा नॉर्मली कैपिटल नहीं होता। नॉन प्रॉफिट कंपनीज जो होती हैं वो नॉर्मली जब SCCP के साथ रजिस्टर्ड होती हैं तो वो गारंटी लिमिटेड कंपनीज होती हैं। क्या वर्ड यूज़ किया? अब तो कंपनीज एक्ट पढ़ गए हैं ना आप? क्यों नहीं पढ़ा हैं? अच्छा चले कोई बात, चले हम बता देते हैं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं ये नॉर्मली गारंटी लिमिटेड कंपनीज होती हैं। क्या होती हैं? इनके अंदर भी नॉर्मली कैपिटल बड़ा नॉमिनल होता है, इसलिए इनके ऊपर भी कैपिटल का क्राइटेरिया नहीं है। इनके ऊपर जो क्राइटेरिया है वो टर्नओवर का ही है, यानी इनका जो टर्नओवर है, यानी जो ज़कात वगैरह इकट्ठी की है, पैसे पूसे इकट्ठे किए हैं, उनकी बात हो रही है। अगर टर्नओवर जो है वो ₹200 मिलियन है ये और मोर, यानी 200 मिलियन से ज़्यादा इनके रेवेन्यूज़ हैं या उससे ज़्यादा हैं, इसके ऊपर भी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी नहीं है और कैपिटल भी नहीं है, तो कौन सा क्राइटेरिया बना है इसके ऊपर? रेवेन्यू का सिर्फ और ₹200 मिलियन और मोर। और इसके ऊपर कौन सी गाइडलाइंस अप्लाई होंगी? 5th स्केड्यूल, इसके साथ IFRS और इसके साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स AS/NPO या NPO AS है? चलो जी AS/NPO ये फॉलो होंगे जी। ठीक हो गए ना आप? यहाँ तक बताएं, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? 49 नहीं है, 45। चलो जी 45 कर दो। आप बताएं जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ये ICAP पब्लिश करते हैं, NPO के स्टैंडर्ड्स ICAP ने पब्लिश किए हुए। सबसे पहले जब किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जाना तो क्या करना है? उसको क्लासिफाई करना है कि इसके ऊपर कौन सी अकाउंटिंग रेगुलेशंस अप्लाई होनी है, फिर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी है। ठीक है, लेकिन अब इससे आगे है मीडियम साइज्ड एंटिटीज, MSC। ठीक है जी, MSC जो है इसमें 4 तरह की कंपनीज में इसको डिवाइड किया गया है। एक है नॉन लिस्टेड पब्लिक। अच्छा, यहाँ नॉन लिस्टेड जो थी वो दोनों थी, प्राइवेट जमा पब्लिक। यहाँ नॉन लिस्टेड पब्लिक के लिए अलग क्राइटेरिया है और नॉन लिस्टेड प्राइवेट के लिए अलग क्राइटेरिया है। दोनों ने अलग क्राइटेरिया मीट करना है टू क्वालिफाई एज MSC। जी, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। MSE नॉन लिस्टेड पब्लिक, इसके अंदर 3 क्राइटेरियाज हैं। तीनों में से कोई एक भी अगर मीट हो जाए तो वो, पहली बात है कि इसका पेड अप कैपिटल लेस देन 200 मिलियन है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 रुपये भी है तो इधर ही आ गया ना। फिर होना क्या चाहिए इसको? पब्लिक कंपनी, यानी प्राइवेट नहीं है, पब्लिक लिमिटेड है। प्राइवेट और पब्लिक में जानते फर्क क्या होता है? क्या फर्क होता है? पब्लिक में 50% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के होते हैं। नहीं है, गल नहीं करने।
देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है उसके मैक्सिमम मेंबर्स 50 हो सकते हैं। तो अगर किसी ने अपने आप को प्राइवेट कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवाया हुआ है और उसके मेंबर 50 से ज़्यादा हो गए तो उसको भी क्या करवाना पड़ेगा, पब्लिक करवाना पड़ेगा। या कंपनी जो पब्लिक के तौर पे ही रजिस्टर्ड हुई है, बेशक उसके नंबर ऑफ मेंबर्स कम क्यों नहीं है, यानी उसके साथ बजाय आपने प्राइवेट का नाम लगाने के लिमिटेड का वर्ड सिर्फ लगवा लिया है, तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है, क्योंकि उसके अंदर आपने नंबर ऑफ मेंबर्स की रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट नहीं की है। यानी आल दो आज 3 है, बट जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके मिनिमम नंबर 2 होते हैं मेंबर्स के और मैक्सिमम 50 होते हैं। जो पब्लिक है उसके मिनिमम 3 होते हैं और मैक्सिमम के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती, उसको पब्लिक कंपनी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि उसका जो पेड अप कैपिटल है वो क्या होना चाहिए, लेस देन, यानी 10 रुपये भी है तो फिर क्या होगा, इधर ही आ गई ना, मीडियम साइज में आ गई। फिर उसका जो टर्नओवर है, सॉरी मैं ये ग्रेटर का साइन लगा दिया ना, लेस ये, और उसका जो टर्नओवर है वो लेस देन 1 बिलियन रुपीज़ है। उसके जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो लेस देन, इसमें मेरा ख्याल है एक मिनट, पेड अप कैपिटल लेस देन 200 मिलियन, टर्नओवर लेस देन रुपीज़ 1 बिलियन और एम्प्लॉयज़, ठीक है जी, एम्प्लॉयज़ मोर देन 250 बट लेस देन 750, ये है जी। लेकिन ये नॉर्मली एमएससी में चली जाती है, क्यों बोला, इस क्राइटेरिया की वजह से, बाकी वैसे ही इररिलेवेंट हो जाते हैं कि जब उसने कह दिया कि उसका कैपिटल क्या है, लेस देन, तो लेस देन 200 मिलियन तो 1 रुपया भी होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एमएससी में ही रहनी है, साबित हो गया ना। हाँ, एमएससी से वो एलएससी में जाएगी कि नहीं जाएगी, अगर उसका टर्नओवर कैपिटल वो रेलेवेंट हो जाते हैं, बट ये एसएससी में नहीं जा सकती, इट विल बी आइदर एमएससी और एलएससी, ये एसएससी नहीं बन सकती, स्मॉल साइज कंपनी नहीं बन सकती। ठीक है, अब आ जाए इसके ऊपर, इसके ऊपर जो है बेटा वो 5th स्केड्यूल लगना है, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसके ऊपर मेन IFRS नहीं लगने, IFRS फॉर मीडियम साइज्ड एंटिटीज लगने हैं। क्या लगने, IFRS फॉर, ये आपके कोर्स में नहीं है बट ये भी अलहदा से स्टैंडर्ड्स हैं, और ये भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो पब्लिश करता है। ठीक है, IFRS फॉर MSCs यानी मीडियम साइज्ड एंटिटीज लगने हैं। अच्छा जी, जो नॉन लिस्टेड है बट प्राइवेट है, नॉन लिस्टेड बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, इनके लिए क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट है जी। उनका जो पेड अप कैपिटल है वो मोर देन 10 मिलियन, देखें जरा चेक करें। हाँ जी, पेड अप कैपिटल जो है वो मोर देन इक्वल है या मोर देन है, हाँ जी वो तो है ना, ऐसे कर लें, ग्रेटर देन 10 मिलियन बट लेस देन 200 मिलियन है, तो ऐसी कंपनीज जो हैं उनको हम पेड अप कैपिटल। अच्छा, इनके दरमियान और है सबके अंदर, और उसका जो टर्नओवर है वो मोर देन 100 मिलियन है बट लेस देन 1 बिलियन है, और उनका जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जी मोर देन 250 हैं बट लेस देन 750 है। यानी इन 3 में से कोई एक क्राइटेरिया भी अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो इट विल बिकम ए मीडियम साइज कंपनी। इनके ऊपर भी बेटा 5th स्केड्यूल लगना है, और IFRS फॉर MSCs मीडियम साइज एंटिटीज लगने हैं। ये भी
इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ही पब्लिश करता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ही पब्लिश करता है। लें जी, इसके बाद जो है एनपीओ भी आती हैं और फॉरेन कंपनीज भी आती हैं। अगर मैं ये बात कह दूं कि वो फॉरेन कंपनी जो यहाँ नहीं आई, यानी उसका टर्नओवर जो था वो 1 बिलियन से कम है, वो इधर आ जाएगी। इसी तरह वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका टर्नओवर जो है वो 200 मिलियन से कम है, वो भी एमएससी में आ जाएगी। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जो लार्ज साइज जो एनपीओ और फॉरेन कंपनीज है ना, दे विल बी आइदर लार्ज साइज और मीडियम साइज, ना वो पब्लिक इंटरेस्ट होती हैं और ना ही वो स्मॉल साइज में जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ एनपीओ जो है उसके ऊपर 5th स्केड्यूल ही लगेगा, लेकिन उसके ऊपर एक तो आईएफआरएस फॉर मीडियम साइज एंटिटीज़ लगेंगे, फिर उसके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एनपीओज भी लगेंगे, यानी 5th स्केड्यूल भी लगेगा, आईएफआरएस फॉर एमएससीज भी लगेंगे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एनपीओज भी लगेंगे। और अगर फॉरेन कंपनी है तो उसके ऊपर 5th स्केड्यूल लगेगा और आईएफआरएस फॉर एमएससीज लगेंगे, मीडियम साइज एंटिटीज़। वैसे इनका मीडियम साइज कह लेंगे, इनके सन वर्ड स्मॉल एंड मीडियम का वर्ड एसएमईज लिखा होगा शायद, है नहीं एसएमईज, कि यहाँ एमएससीज लिखा हुआ है, चले एमएससीज लिख रहे हैं, छोड़े। लेकिन अब यहाँ तक जो बात हुई है ना हमारी, वो एमएससीज तक मुकम्मल हो गई है। इसके साथ हम जो है ये छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जी। अब हम बात करने जा रहे हैं स्मॉल साइज्ड एंटिटीज की। स्मॉल साइज्ड एंटिटी जो है वो सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, नथिंग एल्स। यानी इट विल बी आइदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है जी, सिंगल मेंबर कंपनी जिसको कहते हैं, एक शेयर होल्डर की कंपनी जो होती है। एसएससी जो है वो प्राइवेट हो सकती है या एसएमसी हो सकती है। अच्छा, अब इसमें अंदर एक ही क्राइटेरिया हुआ, फिर इसके अंदर जो है मैं यहीं पे लिख देता हूं कि इसके लिए क्राइटेरिया आपने क्या यूज़ करना है। क्राइटेरिया नीचे लिख देते हैं और फिर यहाँ लिख देते हैं कि इसके ऊपर स्केड्यूल कौन सा अप्लाई होगा और आईएफआरएस कौन से अप्लाई होंगे जी। क्राइटेरिया इसका क्या होना चाहिए ज़रा आप बताएं, इसमें से देख के नज़र आ रहा है, वैसे इधर ही लिखा हुआ है अगर हम देखें तो। ये देखें 10 मिलियन से उसका पेड अप कैपिटल कम होना चाहिए है, टर्नओवर जो है 100 मिलियन से कम होना चाहिए, फिर एम्प्लॉयज जो है वो लेस देन, ठीक हो गया जी। लिख दूँ यहाँ पे, रहने दो, लिख देते हैं जी। पेड अप कैपिटल के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन 10 मिलियन। टर्नओवर के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन 100 मिलियन। और है बेटा, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन 250 होना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर उसका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से कम है लेकिन उसका टर्नओवर अगर 1 बिलियन हो जाए तो फिर भाई वो लार्ज साइज कंपनी में चली जाएगी। ये और है इनके अंदर, यानी अगर किसी ने एसएससी में आना है तो ये तीनों क्राइटेरियाज मीट करने पड़ेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में ये मतलब है, क्योंकि अगर उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी 250 से बढ़ गए तो फिर भी वो मीडियम साइज में चली जाएगी। फिर बेटा इसके ऊपर जो स्केड्यूल है वो 5th है, यानी 5th स्केड्यूल अप्लाई करेगी। और उसके साथ साथ जो आईएफआरएस हैं वो बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं फॉर एसएससीज, और ये ICAP ने पब्लिश किए हुए हैं, ये यूज़ होते हैं।
ये बुक में गलती है कि नहीं? किसे? वो SSCs नहीं है, वो बेसिकली ना इसको आप अगर आप कहना, वैसे उसका नाम जो है ना वो MSc नहीं है, वो SME है, स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज़। हमारे यहाँ स्मॉल के लिए अलहदा स्टैंडर्ड है और मीडियम साइज के लिए अलहदा स्टैंडर्ड है, इसलिए मैंने वर्ड MSc यूज़ कर लिया। लेकिन IFRS का जो नाम है ना, यानी अगर आप उनको सर्च करेंगे तो IFRS फॉर SMEs हैं, मीडियम जी, स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज़ के लिए। लेकिन हम पाकिस्तान में उनको किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? MSc के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने इसलिए वो यूज़ कर लिया। बट उनका नाम IFRS फॉर SMEs है। ये सही कर लें, करेक्शन, ये बुक में एरर है। आप बताएं जी, अब अगर आपसे कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पूछे कि पाकिस्तान में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, तो क्या बताएंगे फिर? पहले आप सवाल करेंगे भाईजान आप कहाँ, कौन सी कंपनी है आप, ठीक है ना, ज़रा ये इन्फॉर्मेशन देना मुझे। आप कोई प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी है, आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज हैं, ज़रा बताएं तो सही। फिर उसके अकॉर्डिंगली आप थर्ड स्केड्यूल में जाएंगे और देखेंगे कि ये कंपनी जो है उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू द टर्नओवर, अकॉर्डिंग टू द पेड अप कैपिटल, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ये किस कैटेगरी में फॉल करती, ऐसे कहेंगे इसको। ठीक है, याद हो जाएगा बेटा कि नहीं हो जाएगा? क्लास में वोकल हो जाए यार, बोलना शुरू करें बेटा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? नहीं होंगे ना तो नुकसान आपका ही है। लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। दुनिया में जो चीज़ काम करती है ना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है आपसे, वो आपका एटीट्यूड है। बाकी हर चीज़ सेकेंडरी है, ठीक है ना? और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पहले पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। एटीट्यूड है ना, आज से है। जिस दिन टाइम मिला तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा। मैंने जब अकाउंटिंग स्टार्ट की तो मेरे साथ क्या हुआ था, ठीक है ना? आपसे ज़्यादा दर्दनाक है, ठीक है ना? लें जी बेटा, कल जो है, कल हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कल हमने जो है ना फ्रेम, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेटा फॉर्मेट आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। लो जी, कल फिर हमने क्या करना है, हमने एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस पकड़ के ना, तो कल हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट